हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की यह वीडियो लेक्चर बीए पार्ट 1 साइकोलॉजी ऑनर्स की छात्राओं के लिए है। जनरल साइकोलॉजी पेपर 1 के तहत हम लोगों को इंटेलिजेंस या बुद्धि का अध्ययन करना है। हमारे सिलेबस में बुद्धि की परिभाषा या डेफिनेशन, उसका नेचर और मेजरमेंट पढ़ना है। साथ ही कुछ थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्धि के सिद्धांत और बुद्धि और सृजनात्मकता, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी का क्या संबंध है, इस बाबत अध्ययन करना है। और क्रिएटिविटी के कुछ थ्योरीज का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर को हम लोग दो भागों में बांट कर करेंगे। पहले भाग में यानी कि आज के इस लेक्चर में हम लोग बुद्धि की परिभाषा, उसका नेचर और मेजरमेंट को कवर करने का प्रयास करेंगे। सेकेंड पार्ट में यानी अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का संबंध, साथ ही इंटेलिजेंस के सिद्धांत और क्रिएटिविटी के सिद्धांत को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज का यह पाठ आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि बुद्धि है क्या। तो बुद्धि या इंटेलिजेंस वैयक्तिक भिन्नता को मापने का एक साधन है, या यह एक कंस्ट्रक्ट है जिसका उपयोग हम व्यक्तियों में आपसी भिन्नता को मापने के लिए करते हैं। जैसा कि हमें विदित है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से मानसिक और शारीरिक गुणों में या विशेषताओं में भिन्न होता है, और इस मानसिक भिन्नता को मापने के लिए मनोविज्ञान में कई तरह के कंस्ट्रक्ट्स का उपयोग होता है। उसमें से बुद्धि भी एक है। वैयक्तिक भिन्नता शारीरिक और मानसिक विशेषताओं दोनों में ही हो सकती है, और इसका तात्पर्य होगा कि हर एक व्यक्ति अपने विशेषताओं या गुणों में अनन्य होता है। तो बुद्धि है क्या, इसकी परिभाषा जानने का प्रयास करें हम, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अध्ययनों के आधार पर विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। हम उसमें से कुछ सर्वमान्य और सर्वाधिक प्रचलित परिभाषाओं पे एक नज़र डालते हैं। अगर हम सामान्य परिभाषा की बात करें, जिस सामान्य अर्थ में हम बुद्धि को समझते हैं मनोविज्ञान में, तो हम कह सकते हैं कि बुद्धि एक क्षमता है जिसके द्वारा हम सोचने, समझने, निर्णय करने, अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने, अपने अनुभवों से सीखने और नई परिस्थितियों में किस तरह से अनुकूलित हुआ जाए, इसकी क्षमता को बुद्धि की संज्ञा देते हैं। अल्फ्रेड बिनेट, जिन्होंने बुद्धि के क्षेत्र में सर्वप्रथम उसको औपचारिक रूप से मापने का प्रयास किया, उनकी परिभाषा को भी देखें तो वो भी इंटेलिजेंस को या बुद्धि को अच्छे निर्णय लेने, अच्छे से समझने और तर्कपूर्ण रूप से चिंतन करने की क्षमता के रूप में देखते हैं। उनकी परिभाषा है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एक प्रचलित परिभाषा दी हुई है, जहाँ पे इंटेलिजेंस को डिफाइन किया हुआ है एज द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग, यानी प्रत्यक्षण करने, सीखने, समझने और जानने की शक्ति को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बुद्धि के रूप में समझता है। वेस्लर के भी बुद्धि मापन स्केल को बहुत प्रसिद्धि प्राप्त है और उसका उपयोग बहुत ही किया जाता है बुद्धि को मापने में। उन्होंने भी बुद्धि की परिभाषा बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास किया, और उनकी परिभाषा है, इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रेशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड टू डील इफेक्टिवली विथ हर हिज एनवायरनमेंट। इसको हिंदी में कहें तो बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है या वैश्विक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ
प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। रॉबिन्सन की परिभाषा को भी समझने का प्रयास करें तो वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस रेफर्स टू द होल क्लास ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर्स which reflect an individual's capacity to solve problems with insight, to adapt himself to new situations, to think abstractly and to profit from his experiences। तो उनकी परिभाषा में बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के एक संपूर्ण वर्ग से लिया जा रहा है जो कि व्यक्ति में सूझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थिति के साथ सामंजस्य बिठाने की क्षमता और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा अपने अनुभवों से सकारात्मक लाभ उठाने की क्षमता को दिखलाया है। इन सभी परिभाषाओं में बुद्धि को एक क्षमता के रूप में प्रदर्शित किया गया है। साथ ही यह भी इन परिभाषाओं के विश्लेषण से यह बात भी स्पष्ट होती है कि बुद्धि हमें अपने वातावरण के साथ बेहतर अनुकूलन स्थापित करने में मदद करती है। यानी किसी भी वातावरण में, जिस भी वातावरण में हम अपने रेस्पेक्टिव परस्पर वातावरण में रहते हैं, वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से अगर हमारे पास बुद्धि है या हम बुद्धिमान हैं तो बेहतर रूप से सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए गार्डनर एवं स्टर्नबर्ग ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो ना सिर्फ वो अपने वातावरण की परिस्थितियों के हिसाब से अनुकूलित होगा या बेहतर अनुकूलन करेगा, बल्कि साथ ही वह उस वातावरण को सक्रिय रूप से रूपांतरित भी करेगा। अब हम इन परिभाषाओं के आधार पर बुद्धि के अन्य स्वभाव या नेचर के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालें। तो पहला निष्कर्ष तो यह कि बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का योग है, यानी बुद्धि कोई एक क्षमता नहीं है। इसमें कई तरह की संज्ञानात्मक क्षमताएं, जैसे सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, समस्या निर्माण की क्षमता, ये सभी क्षमताएं उसमें समाहित हैं। दूसरी बात कि बुद्धि का प्रयोग किसी भी समस्या के समाधान में इंसाइट उत्पन्न करने के लिए या किसी समस्या के समाधान में अपने विगत अनुभवों का उपयोग करने के लिए बुद्धि का उपयोग किया जाता है। यानी अगर आप बुद्धिमान हैं, आपके पास बुद्धि है, तो किसी भी समस्या का समाधान आप अपनी सूझबूझ और विगत अनुभवों के आधार पर करने में सफल होंगे। साथ ही बुद्धि हमें उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करने में मदद करती है। यानी जो हम जिस तरह की गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं उसका एक उद्देश्य होता है। अगर हम बुद्धिमान हैं या बुद्धि से कार्य लें तो उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक क्रियाएं करेंगे। साथ ही अभी जैसा कि हमने गार्डनर और स्टर्नबर्ग की बात की, ये एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने वातावरण के साथ बेहतर ढंग से समायोजन या अनुकूलन कर पाता है और साथ ही उस वातावरण में अपनी ज़रूरत के हिसाब से परिवर्तन भी कर पाता है। अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जहाँ पर किसी फिजिकल टर्म्स में, यानी ऐसा चिंतन जिसमें कोई फिजिकल एंटिटीज का उपयोग नहीं हो रहा हो, या जैसे दार्शनिक चिंतन करते हैं हम, जिसमें हम ड्यूअल या यूनिटरी नेचर की बात कर रहे होते हैं, ईश्वर की द्वैत या एक रूप की, वहाँ पे हमारे पास सोचने के लिए कोई फिजिकल या शारीरिक अस्तित्व नहीं है। तो इस तरह के सोच को हम अमूर्त चिंतन कहते हैं, जहाँ पे कि जिसका कोई मूर्त रूप नहीं है। तो उस तरह की थिंकिंग में इंटेलिजेंस बहुत हेल्प करता है। साथ ही इंटेलिजेंस एक ऐसी क्षमता है जो व्यक्ति को कठिन एवं जटिल कार्य को आसानी से करने में मदद करता है या उसका समाधान मौलिक रूप से
निकालने में मदद करता है। बुद्धि या इंटेलिजेंस को हम अलग अलग तरीके से मापने का प्रयास करते हैं और बुद्धि को मापने के उद्देश्य भी अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम किसी दो व्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नता का पता करना चाहते हैं या उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज कौन ज़्यादा संज्ञानात्मक रूप से विकसित है इसका पता लगाना चाहें तो बुद्धि परीक्षण हमारी मदद कर सकते हैं। या ऐसे कार्यों में जिनमें ज़्यादा संज्ञानात्मक क्षमता की आवश्यकता है तो उसमें किन व्यक्तियों का चयन किया जाए इसका आधार बुद्धि परीक्षण को बनाया जा सकता है। तो अब सवाल उठता है कि हम बुद्धि को मापते कैसे हैं। बुद्धि को मापने के लिए कई प्रकार के बौद्धिक या बुद्धि परीक्षण बनाए गए हैं। बुद्धि को मापने का प्रथम सफल प्रयास अल्फ्रेड बिने, जो कि एक फ्रेंच मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा किया गया था। हुआ ये था कि 20वीं सदी के शुरुआत में फ्रांस के शिक्षा विभाग या फ्रेंच गवर्नमेंट, फ्रांसीसी सरकार चाहती थी कि क्लासरूम में जो बच्चे हैं उनमें से ऐसे बच्चों का पता लगाया जाए जिन्हें पढ़ाई के दौरान विशेष अटेंशन, विशेष ध्यान या स्पेशल केयर की ज़रूरत है। और यह टास्क अल्फ्रेड बिने को सौंपा गया। बाद में उनके सहयोगी साइमन ने भी उनके इस कार्य में मदद की और दोनों ने ही मिलके बुद्धि को मापने का पहला सफल परीक्षण बनाया। तो इसके अलावे भी कई मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को मापने का प्रयास किया और अपनी अपनी मापनी या परीक्षणों का निर्माण किया। बुद्धि परीक्षण के कई मापनियां हैं, बट उनमें से कुछ प्रमुख हैं। बिने साइमन टेस्ट या साइमन बिने टेस्ट जिसे कहते हैं हम। स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट है जो कि बेसिकली साइमन बिने टेस्ट का ही पुनरीक्षण है, रिव्यू है। वेस्टलर इंटेलिजेंस स्केल, कैटेल कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स और साथ में भारत के मनोवैज्ञानिकों द्वारा भी बुद्धि को मापने के कई प्रयास किए गए जो हमारी परिस्थितियों पर केंद्रित थे। उसमें से एक प्रधान बुद्धि परीक्षण है डॉक्टर एस मोहसिन द्वारा निर्मित जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट को उनके विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि बुद्धि परीक्षण या तो इंडिविजुअल है या ग्रुप परीक्षण है, यानी व्यक्तिगत या समूह परीक्षण हो सकता है। इसका क्या मतलब है? अगर कोई बुद्धि परीक्षण को एक समय में एक ही व्यक्ति पर एडमिनिस्टर किया जा सके या एक ही व्यक्ति पर संचालित किया जा सके तो उसको हम लोग व्यक्तिगत परीक्षण के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन वहीं अगर कोई बुद्धि परीक्षण इस तरह का हो कि एक साथ कई व्यक्तियों पर उसको संचालित किया जा सके, क्रियान्वित किया जा सके, तो उस तरह के बुद्धि परीक्षण को हम समूह परीक्षण के अंतर्गत रखेंगे। एक दूसरा वर्गीकरण हो सकता है कि बुद्धि परीक्षण शाब्दिक है, अशाब्दिक है या फिर परफॉर्मेंस टेस्ट या कुछ परफॉर्मेंस टेस्ट को क्रिया के आधार पर समझ सकते हैं हम। तो इन तीनों में क्या अंतर होगा यह जानने का प्रयास करते हैं हम। तो वर्बल टेस्ट में जो टेस्ट होगा उसमें सहभागियों को या जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी बुद्धि का हम मापन कर रहे हैं उनको शाब्दिक अनुक्रिया देनी होगी, वर्बल रिस्पॉन्स देनी होगी। और यह या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप में अपनी अनुक्रिया दे सकते हैं। शाब्दिक अनुक्रिया का तात्पर्य हुआ कि हम ऐसे परीक्षण को सिर्फ साक्षर लोगों पर ही क्रियान्वित या संचालित कर सकते हैं। ऐसे बुद्धि परीक्षण यानी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण साइमन बिने टेस्ट है, जिसमें ज़्यादातर एकांश
और निर्देश लिखित भाषा में होते हैं। नॉन वर्बल टेस्ट में जो टेस्ट आइटम्स होते हैं, जो एकांश होते हैं, परीक्षण एकांश, उनमें चित्रों और वर्णनों का सहारा लिया जाता है, पिक्चर्स और इलस्ट्रेशंस का सहारा लिया जाता है। इससे जो व्यक्ति साक्षर नहीं हैं वो भी इन चित्रों और वर्णन के आधार पे उनकी बुद्धि का मापन भी हम कर सकते हैं। इसका एक प्रमुख एग्जाम्पल है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट। अब आते हैं हम निष्पादन परीक्षण या परफॉर्मेंस टेस्ट के बारे में। तो ये ऐसे टेस्ट हैं जिसमें कि सहभागियों को या जिनका हम बुद्धि परीक्षण करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कुछ वस्तु और मटेरियल्स, पदार्थ प्रदान किए जाते हैं और उनको उन्हीं वस्तुओं और पदार्थों के आधार पर एक कार्य को अंजाम देना होता है और उस कार्य के आधार पर उनकी बुद्धि को मापा जाता है। इसका एग्जाम्पल है ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। एक और वर्गीकरण का आधार हो सकता है कि कोई बुद्धि परीक्षण कल्चर फेयर या कल्चर बायस्ड हो। तो कल्चर फेयर या कल्चर बायस्ड होने का क्या तात्पर्य है, ये जानने का प्रयास करते हैं हम। पहली बात तो कि किसी भी बुद्धि परीक्षण के जो स्कोर आते हैं उस पर एक खास कल्चर का स्कोर ज़्यादा या कम आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बुद्धि परीक्षण किसी यूरोपीय देश में निर्मित हुआ है तो उसमें ऐसे शब्दों का चयन हो सकता है, अनजाने में ही मनोवैज्ञानिक द्वारा ऐसे शब्दों का चयन कर लिया जाए जिसको कि यूरोप के लोग तो बहुत आसानी से समझते हैं, वो उनके दैनिक जीवन में यूज होने वाली वस्तु हो, या हो सकता है कि वो सामान्य जीवन में उस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उनके लिए वो बहुत आसान हो जाएगा। बट वही परीक्षण अगर किसी एशियन कंट्री, एशिया के किसी देश के लोगों पर अपनाया गया या संचालित किया गया और यहाँ पर वह शब्द रेयर है या लोग साधारणतः उपयोग नहीं करते, तो भले ही उनकी बुद्धि कितनी भी तेज हो, बट जस्ट बिकॉज कि वो उस वर्ड से अवेयर नहीं है या उस तथ्य से अवेयर नहीं है तो उसकी अनुक्रिया वह नहीं दे पाएंगे। तो बुद्धि परीक्षण पर इस तरह से सांस्कृतिक प्रभाव देखा जा सकता है। तो अगर कोई बुद्धि परीक्षण ऐसा है जिस पे संस्कृति विशेष का प्रभाव पड़ रहा है तो उसको हम लोग कल्चर बायस्ड टेस्ट या सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रह परीक्षण के अंतर्गत रखते हैं। वहीं अगर कोई ऐसा बुद्धि परीक्षण है जिसके स्कोर में किसी भी कल्चर में आप किसी भी डिफरेंट डेमोग्राफिक कम्युनिटी में जाके परीक्षण करते हैं और स्कोर की वैलिडिटी बनी रहती है या उसकी रिलायबिलिटी बनी रहती है, तो उसको हम लोग कल्चर फेयर टेस्ट कहेंगे। मतलब सांस्कृतिक रूप से वह जस्टिफाइड है, जस्ट है, न्यायपूर्ण है। साधारणतः जो नॉन वर्बल टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं वह कल्चर फेयर टेस्ट के अंतर्गत रखे जाते हैं या वह कल्चर के प्रभाव को मिनिमाइज करने में, कम करने में मदद करते हैं। लेकिन वहीं शाब्दिक परीक्षण में सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रहित होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो उनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी संस्कृति के संदर्भ में कम हो जाती है। मतलब जिस देश या जिस समूह को मापने की, बुद्धि को मापने के लिए उनको निर्मित किया गया है, वहाँ पर तो उनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बहुत अच्छी रहेगी, बट दूसरे समूह या संस्कृति के लोगों में उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी यानी विश्वसनीयता और वैधता कम हो जाएगी। वैलिडिटी का मतलब होता है कि कोई भी टेस्ट जिस चीज़ को मापने के लिए बनाया गया है वह उसी का माप कर रहा हो। यह एक रिसर्च का टर्म है जिसका उपयोग किया जाता है टूल्स कितना सही है उसकी उपयोगिता को जांचने के लिए। अब हम लोग एक एक करके इन बुद्धि परीक्षणों के बारे में जानते हैं कि वो कैसे
बुद्धि का मापन करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था कि सर्वप्रथम सफल प्रयास बुद्धि को मापने का अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने किया था। उन्होंने 1905 में एक बुद्धि परीक्षण बनाया जो कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था और जिसमें शाब्दिक एकांशों का प्रयोग हुआ था, यानी वह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। बिने ने अपने अध्ययन के दौरान यह पाया कि बच्चों की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे ही कठिन कार्य करने की उनकी क्षमता में भी विस्तार होते चला जाता है। यानी बुद्धि का या कोई भी मानसिक कार्य करने की क्षमता का उम्र के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन या सकारात्मक सहसंबंध पाया जाता है। यानी उम्र बढ़ रही है तो बुद्धि भी बढ़ रही है, और या उम्र घट रही है तो बुद्धि भी घट रही है। दोनों ही सकारात्मक सहसंबंध के उदाहरण होंगे। जो टेस्ट अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने बनाया था, उन्होंने उसका रिवीजन या पुनरीक्षण 1908 में किया और उन्होंने मेंटल एज या मानसिक आयु को की एलिमेंट के रूप में स्थापित किया। यानी उनका जो परीक्षण था वह मानसिक आयु को मापने के लिए प्रयासरत था। तो प्रश्न यह है कि मानसिक आयु है क्या? मेंटल एज इज अ मेजर ऑफ पर्सन्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रिलेटिव टू पीपल ऑफ हिज हर एज ग्रुप। यानी किसी भी व्यक्ति का मानसिक आयु उसके बौद्धिक विकास को दर्शाता है और वह उस व्यक्ति के समान आयु समूह के लोगों द्वारा किए गए प्रयास के सापेक्ष। कहने का तात्पर्य यह कि मानसिक आयु का मतलब यह भी है कि अगर आपकी आयु के लोगों का औसत प्रदर्शन जितना है एक पार्टिकुलर लेवल ऑफ क्वेश्चन के लिए, प्रश्नों के एक खास स्तर के लिए, उसकी तुलना में ही आपकी मानसिक आयु को समझा जाएगा। उदाहरण के लिए अगर हम कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु 7 वर्ष है, इसका मतलब है कि उस बच्चे का किसी बुद्धि परीक्षण पर जो प्रदर्शन आया वह किसके इक्विवेलेंट है? उसी, यानी 7 साल के एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनका जो औसत प्रदर्शन है उनके बराबर अगर उसका प्रदर्शन है उस बुद्धि परीक्षण पर, तो हम उसकी मानसिक आयु 7 साल बताएंगे। बिनेट और साइमन ने मानसिक मंदता को भी परिभाषित करने का प्रयास किया। यानी कोई अगर मेंटली रिटार्डेड कह रहे हैं, मानसिक रूप से मंद या धीमा कह रहे हैं किसी को, तो इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि अगर आप अपने क्रोनोलॉजिकल एज से आपका मेंटल एज 2 साल कम है तो आप मेंटली रिटार्डेड हैं। क्रोनोलॉजिकल एज क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज है जैविक आयु, जो आपकी उम्र है, जो आपके जन्म से जितने साल के भी आप हैं उसको हम आपका क्रोनोलॉजिकल एज कह रहे हैं। और बिनेट एंड साइमन के बुद्धि परीक्षण के आधार पर जो स्कोर आपने प्राप्त किया वह आपकी मानसिक आयु हुई। अगर आपकी मानसिक आयु बायोलॉजिकल एज या क्रोनोलॉजिकल एज से 2 साल तक कम है तो आप मेंटली रिटार्डेड कहे जाएंगे। यानी अगर आपकी आयु या किसी बच्चे की आयु 11 वर्ष है लेकिन बुद्धि परीक्षण पर उसका स्कोर 9 साल के बच्चे के बराबर, यानी उसकी मानसिक आयु 9 साल आती है, तो वह मेंटली रिटार्डेड कहा जाएगा। 1912 में विलियम स्टर्न नामक मनोवैज्ञानिक ने इंटेलिजेंस कोशिएंट IQ या बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय दिया। बुद्धि लब्धि को उन्होंने मानसिक आयु में जैविक आयु से भाग देकर और 100 से गुणा कर प्राप्त किया। यानी IQ का फॉर्मूला है कि IQ इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 का उपयोग मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग इसलिए करते हैं कि जो स्कोर आए वो डेसिमल में ना हो, दशमलव में ना हो।
और जब 1916 में टर्मन ने साइमन बिनेट टेस्ट को रिवाइज किया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जिसके बाद इस परीक्षण को हम लोग स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट के नाम से जानने लगे। तो उन्होंने इस परीक्षण द्वारा आईक्यू या बुद्धि लब्धि को मापने का ही प्रयास किया। इस टेस्ट में बहुत सारे नए एकांश या आइटम जोड़े गए, जिसके द्वारा बच्चों या कम आयु के लोगों और ज़्यादा उम्र के लोगों की बुद्धि को भी मापा जा सके, ऐसा प्रयास किया गया। बाद में स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण में भी कई पुनरीक्षण हुए और 1960 में एक रिवीजन हुआ, जिसके बाद 2 साल से लेकर 22 साल 11 महीने तक के लोगों की बुद्धि को इस परीक्षण द्वारा मापना संभव हुआ। बाद में और पुनरीक्षण हुए और लेटेस्ट पुनरीक्षण भी हो रहे हैं स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट में। यह एक अच्छा परीक्षण है क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता और वैलिडिटी वैधता बहुत ही ज़्यादा है। कुछ कमियां हैं स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट में, जैसे कि वयस्कों के बुद्धि का मापन बहुत सस्ता से नहीं हो पाता इस परीक्षण द्वारा, लेकिन अब जो रिव्यूज हो रहे हैं, जो अद्यतन रिव्यूज हैं, उनके द्वारा इस टेस्ट का प्रयोग वयस्कों पर भी किया जा सकता है। साथ ही चूँकि यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, इसका तात्पर्य यह है कि इसको सिर्फ साक्षर लोगों पर ही संचालित किया जा सकता है। यानी अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है या अनपढ़ है तो उसके लिए यह विधि, बुद्धि को मापने का यह विधि कारगर साबित नहीं होगा। जैसा कि हमने बताया कि स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट या साइमन बिने परीक्षण द्वारा वयस्कों की बुद्धि को मापने का बहुत एप्रोप्रिएट मेथड वह नहीं था। वेस्लर ने इसी कमी को दूर करने के लिए एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल बनाया और बाद में उसके पुनरीक्षण के आधार पर अब यह वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल न सिर्फ वयस्कों बल्कि बच्चों के लिए भी उपयोग किया जाने लगा है। तो खास आयु वर्ग के लिए अलग अलग टेस्ट वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल में बनाए गए हैं। वेस्लर इंटेलिजेंस मापनी में या बुद्धि मापनी में शाब्दिक और परफॉर्मेंस निष्पादन वाले दोनों तरह के मापनी का उपयोग किया जाता है। इसका फ़ायदा यह है कि एक एग्रीगेट स्कोर आ पाता है जो ज़्यादा वैलिड होता है। अभी वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल के 3 प्रकार हैं जो अलग अलग एज ग्रुप को मापने के लिए यूज किए जा रहे हैं, जैसे कि वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल यानी वेस्लर वयस्क बुद्धि परीक्षण, वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए है, और वेस्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल फॉर इंटेलिजेंस, ये छोटे बच्चों के लिए है। वेस्लर बुद्धि परीक्षण द्वारा बुद्धि के अलग अलग संज्ञानात्मक क्षेत्रों जैसे कि वर्बल कंप्रीहेंशन यानी शाब्दिक कंप्रीहेंशन को मापने का प्रयास होता है। परसेप्चुअल रीजनिंग, प्रत्यक्षीकरण में जो तर्क आप लगाते हैं उसका, आपकी क्रियाशील स्मृति का मापन जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं हम, या प्रोसेसिंग स्पीड, आप सूचनाओं को कितनी गति से संधारित कर पाते हैं, इसका मापन भी वेस्लर स्केल द्वारा किया जाता है। इस मापने की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी भी बहुत अच्छी है। कैटेल ने भी एक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया जिसको हम कैटेल कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। नाम से ही यह पता चलता है कि यह बुद्धि परीक्षण कल्चर फ्री है, यानी संस्कृति का प्रभाव इस बुद्धि परीक्षण के स्कोर पर कम पड़ता है। 1949 में संज्ञानात्मक क्षमताओं के मापन के लिए कैटेल ने इस बुद्धि परीक्षण का आविष्कार किया। इस बुद्धि परीक्षण में ज़्यादातर अशाब्दिक बुद्धि को मापा जाता है। इसका मतलब इसका उपयोग साक्षर और असाक्षर दोनों ही तरह के लोगों पर किया जा सकता है। यह बुद्धि परीक्षण यह प्रयास करता है कि आपकी वर्बल फ्लुएंसी या शाब्दिक क्षमता, आपका सांस्कृतिक बैकग्राउंड या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और आपके शैक्षणिक स्तर का प्रभाव आपके स्कोर पर कम से कम पड़े ताकि यह कल्चर फ्री टेस्ट हो सके।
कैटल का बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत रूप से भी संचालित किया जा सकता है और समूह में भी संचालित किया जा सकता है। कैटल ने अपने बुद्धि के सिद्धांत में सामान्य बुद्धि को दो भागों में बांटा था, क्रिस्टलाइज्ड एंड फ्लूइड। क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि क्या थी? क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में जो हम अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे कि वर्बल मेमोरी, शाब्दिक स्मृतियाँ या जनरल नॉलेज, उसको उन्होंने क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कहा। और फ्लूइड इंटेलिजेंस कहा जो हमारी बायोलॉजिकल एबिलिटी है, जैविक क्षमता है ज्ञान प्राप्त करने और समस्याओं को समाधान करने की। कैटल का यह मापनी इसी फ्लूइड इंटेलिजेंस या फिर स्पीयरमैन ने जो जी फैक्टर सामान्य कारक का संप्रत्यय दिया था उसको मापने का प्रयास करता है। अलग अलग आयु समूहों के लिए 3 स्केल इस मापनी में हैं। पहला 4 से 8 साल के लोगों के लिए, दूसरा 8 से 14 साल और तीसरा 14 से कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए है। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज या रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, यह बहु वैकल्पिक प्रश्नों या इसमें ऐसे प्रश्नों का उपयोग किया जाता है बुद्धि को मापने के लिए जो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इस बुद्धि मापनी द्वारा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग या अमूर्त तर्कड़ा को मापने का प्रयास किया जाता है। इसमें जो एकांश होते हैं उनको 4x4 या 3x3 या 2x2 के मैट्रिक्स में सब्जेक्ट्स को दिया जाता है और सब्जेक्ट को बोला जाता है कि आप इसमें से मिसिंग आइटम को ढूंढ कर बताइए जिससे कि यह एक पैटर्न बन सके। इसके भी कई वर्जन हैं और उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है, यह पहला था जो 1938 में डेवलप हुआ था। ये बेसिकली ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में होता है और इसमें 5 सेट हैं जिसमें पाँचों सेटों में 12-12 एकांश दिए जाते हैं। सभी एकांश एक के बाद एक बढ़ते हुए कठिनाई के स्तर के आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं और एक के बाद एक एकांश को सॉल्व करने के लिए जो संज्ञानात्मक क्षमता भी चाहिए वो भी बढ़ते क्रम में होती है। यानी एकांश नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए कम संज्ञानात्मक क्षमता चाहिए, उसके बाद 2 को करने के लिए उससे ज़्यादा, 3 को करने के लिए उससे ज़्यादा और 4 को करने के लिए उससे ज़्यादा। दूसरा फॉर्म है इसका कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। ये छोटे बच्चों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है या फिर जो लोग लर्निंग डिफ़िकल्टी से गुजर रहे हैं, सीखने में जिनको बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन लोगों के लिए यह टेस्ट है। इसमें स्टैंडर्ड मैट्रिक्स से सेट ए और बी लिया जाता है। जैसे कि हमने बताया उसमें कि ए से ई तक 5 सेट होते हैं, तो इसमें ए और बी सेट लिया जाता है। साथ ही 12 एकांशों का एक और सेट इसमें ऐड किया जाता है दोनों के बीच में। इसके एकांश रंगीन पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि सेट बी जो है वो ब्लैक ऑन वाइट यानी सफ़ेद रंग के पेपर पर काले रंग में प्रस्तुत किया जाता है। इसी का एक और फॉर्म है एडवांस्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। इसमें एकांशों की संख्या होती है 48, एक सेट में 12 और दूसरे सेट में 36 एकांश प्रस्तुत किए जाते हैं। सारे ही एकांश वाइट पेपर पर ब्लैक इंक में प्रस्तुत किए जाते हैं। यह परीक्षण वयस्कों या किशोरावस्था के एबव एवरेज इंटेलिजेंस वाले लोगों के लिए उपयोग किया जाता है, यानी जिनकी बुद्धि औसत से ज़्यादा है। रेवेंस प्रोग्रेसिव टेस्ट जो है या रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो है, यह भी एक अशाब्दिक परीक्षण है और इसको हम व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। यानी चाहे तो एक समय में एक व्यक्ति पर या एक ही समय पे कई व्यक्तियों पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके द्वारा हम अमूर्त बुद्धि, तार्किक चिंतन और प्रत्यक्षण में होने वाली तीव्रता, इन क्षमताओं का मापन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।